हेलो क्लास 10th। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं, ठीक है ना, सक्रियता श्रेणी में जो बीच में जो धातुएं आती है मध्यम सक्रिय धातुएं, जैसे आयरन है, जिंक है, ठीक है ना, लेड है या कॉपर है, इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक, अब तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं, ठीक है ना, ये धातुएं सामान्यतया या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है ना, ये या तो आपके सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं या ये होती हैं धातु जो मेटल कार्बोनेट होते हैं या जो धातु कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं ये सामान्यतया या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं, जैसे लोहे का जो अयस्क है वो हेमेटाइड है Fe2O3। तो यदि ऑक्साइड अयस्क है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सल्फाइड अयस्क हो या कार्बोनेट अयस्क हो तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जब हम निष्कर्षण करते हैं तो हमारा काम होता है इस कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो भी हो इसको हमने किस में बदलना है, ऑक्साइड अयस्क में। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि हम कैसे इनका निष्कर्षण करते हैं। तो जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं, ठीक है ना, ये मध्यम सक्रिय धातुएं सामान्यतया सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। बाकी सारी विधियां अपनाई जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊं, तो अगर मध्यम सक्रिय कोई धातु है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके अयस्क का भूमि से उसको निकाला जाता है, यानी उसका खनन किया जाता है और खनन से इनके अयस्क को निकाला जाता है। ठीक, अयस्क सल्फाइड भी हो सकता है, ठीक, अयस्क आपका धातु कार्बोनेट भी हो सकता है, कार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है, ऑक्साइड के रूप में भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में हो सकता है या कार्बोनेट के रूप में हो सकता है या ऑक्साइड के रूप में हो सकता है। अब दूसरा काम क्या होता है कि जब भूमि से हम किसी अयस्क को निकालते हैं, उसको खोद के निकालते हैं, तो उसमें अशुद्धियां होती हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले बता चुका हूं। तो उसके लिए हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रण यानी अयस्क में से अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जो हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब अयस्क को हमने साफ कर लिया। हालांकि इससे पहले एक पद और होता है कि अयस्क को छोटे छोटे पीसेस में इसको विभाजित कर लिया जाता है, इसीलिए जिसको हम कहते हैं अयस्क को कूटना व पीसना। ठीक है ना। तो सबसे पहले भूमि से अयस्क को निकाला जाता है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण का मतलब है अशुद्धियों को दूर करना। अब जब अयस्क का सांद्रण करते हैं, यदि ऑक्साइड अयस्क है आपके पास ऑक्साइड अयस्क है तो ठीक है, लेकिन जो अयस्क आपके सल्फाइड के रूप में होते हैं या जो धातु कार्बोनेट के रूप में होते हैं, तो हमारा काम क्या होता है कि इन सल्फाइड और जो कार्बोनेट अयस्क हैं इनको सबसे पहला काम होता है ऑक्साइड में बदलना। यदि पहले से ही ऑक्साइड अयस्क है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि सल्फाइड है या कार्बोनेट अयस्क है तो पहले उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं ये भी बताता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है कि किसी धातु के निष्कर्षण में जो सल्फाइड अयस्क हैं या जो कार्बोनेट अयस्क हैं उसको ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है। तो उसके पीछे कारण यह है कि जो सल्फाइड और जो कार्बोनेट अयस्क हैं इनका अपचयन आसानी से नहीं होता है। अपचयन किसमें, जैसे आपका सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, इसको आप जिंक द्वारा अपचयित करोगे तो ये धातु में अपचयित नहीं होता है आसानी से। इसकी जगह पर यदि आपका ऑक्साइड अयस्क है तो ऑक्साइड अयस्क आसानी से किसमें अपचयित हो जाता है, आपका धातु में। ठीक है ना, ऑक्साइड अयस्क आसानी से धातु में अपचयित हो जाता है, जिस कारण सल्फाइड और कार्बोनेट को किसमें बदला जाता है, ऑक्साइड में। सल्फाइड को कैसे बदलते हैं, भर्जन विधि द्वारा, और कार्बोनेट को कैसे बदलते हैं, निस्तापन विधि द्वारा। ये बताया है ना पहले। तो इसको निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, ये ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। अभी मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं। ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। जब अपचयन करते हैं तो क्या मिल जाती है आपको, धातु। कैसी धातु मिलती है, अशुद्ध।
उसके बाद अंतिम पद में इसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? शुद्धिकरण, और आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैसी धातु? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने दो टॉपिक के बारे में बात किया। भर्जन क्या होता है? भर्जन को हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है ना, ROASTING, रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग माने क्या होता है? इसकी परिभाषा भी मैं लिख रहा हूं, देखो। जब सल्फाइड अयस्क को, याद रखना भर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका क्या है? जिंक सल्फाइड है, माना जिंक सल्फाइड, वायु की अधिकता है तो हम ऑक्सीजन गैस लेंगे, इसमें किस में बदल जाएगा? ये ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और बैलेंस करने के लिए सिंपल सा तरीका है 2 3 2 2, आप इसको याद भी कर सकते हो, ये बैलेंस हो गई होगी, ठीक है ना। तो हम ये जो भर्जन करते हैं, ये किस लिए करते हैं? सल्फाइड अयस्क को किस में बदलने के लिए? ऑक्साइड में। ऐसे ही देखो, HgS है, इसको हम वायु के साथ गर्म करेंगे, वायु की अधिकता में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HgO प्लस SO2, ठीक है ना। ऐसे ही लेड सल्फाइड है, PbS प्लस O2, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PbO प्लस SO2, बैलेंस वही 2 3 2 2। ऐसे ही आप देख लेना है, बैलेंस हो गई होगी 2 3 2 2। तो हम जब भी भर्जन करते हैं, भर्जन करने का उद्देश्य क्या होता है ये तो ध्यान रखना। भर्जन करने के बहुत सारे परिणाम होते हैं। नंबर पहला, अयस्क में से नमी दूर हो जाती है, नमी दूर हो जाती है। ये सीनियर क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि भर्जन जब हम करते हैं, किसी को गर्म करते हैं, तो उससे नमी दूर हो जाती है अयस्क से। दूसरा, अगर उस अयस्क में सल्फर, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। यदि अयस्क में सल्फर की अशुद्धि हो और फास्फोरस की अशुद्धि हो तो वो दूर हो जाती है। कैसे दूर हो जाती है? देखो, अब जब हम भर्जन करते हैं तो वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। अब जब हम जिंक सल्फाइड को गर्म कर रहे हैं, यदि उसमें सल्फर है तो ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। सल्फर वायु में जब गर्म किया जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि एक गैस होती है। ये क्या है? गैस है। और गैस कहाँ निकल जाती है? बाहर। तो सल्फर जब हम भर्जन करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो बाहर निकल जाती है। ऐसे ही फास्फोरस है, फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। जब इसका हम भर्जन करते हैं तो ये बनाता है P4O10, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये वाष्पशील प्रकृति का होता है। वाष्पशील यानी इसकी वाष्प बनती है जो बाहर निकल जाती है। तो भर्जन करने के बहुत सारे लाभ हैं। तो भर्जन कब किया जाता है? जब सल्फाइड अयस्क को किस में बदलना हो? ऑक्साइड में। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा निस्तापन। निस्तापन, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। अब निस्तापन कब किया जाता है? निस्तापन की परिभाषा क्या है? बिल्कुल सेम होती है, थोड़ा अपोजिट है इसकी। जब कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाता है? वायु की अनुपस्थिति में, या सीमित मात्रा में भी कह सकते हैं आप, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर। अब हम बार बार गलनांक से कम ताप पर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यदि गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो अयस्क क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हमको अयस्क को मेल्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर वो पिघल जाएगा तो बहकर अलग हो जाएगा। इसलिए हमने अयस्क को इतना ही गर्म करना है कि वो मेल्ट ना हो, ठीक। तो हम करते क्या है? जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? निस्तापन, ठीक है ना। अब निस्तापन के भी वही परिणाम होते हैं। देखिए, कार्बोनेट अयस्क है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको।
जिंक कार्बोनेट है आपका ZnCO3। हम निस्तापन कर रहे हैं इसका, निस्तापन यानी वायु की अनुपस्थिति है, गर्म कर रहे हैं, तो जिंक कार्बोनेट किस में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ये हमेशा याद रखना कि हम भर्जन और निस्तापन क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सल्फाइड अयस्क को या कार्बोनेट अयस्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकें, ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन आसानी से हो जाता है किसकी तुलना में, सल्फाइड और कार्बोनेट की। ऐसे ही आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने क्या किया, भर्जन और निस्तापन। हमारा काम क्या था, हमने अयस्क निकाला, अयस्क को छोटे छोटे भागों में तोड़ा, तो उसके बाद अयस्क का सांद्रण किया, फिर सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन किया और कार्बोनेट है तो निस्तापन किया, जिससे हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड। अब अगला पद क्या होता है इसका, कि धातु ऑक्साइड का अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। अब अपचयन अलग अलग तरीके से होता है, देखिए, जैसे कुछ धातुएं ऐसी, कुछ अयस्क ऐसे होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो इसका अपचयन किसके द्वारा हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है कोक द्वारा। कोक यानी जिसको हम कार्बन कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में हमने कार्बन थोड़ा सा कोक मिलाया और गर्म किया, तो जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई। ठीक, लेकिन कुछ जैसे आपका MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कार्बन द्वारा अपचयित नहीं होगा। इसको अपचयित करने के लिए हमको इसमें एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। जब हम इसमें एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो मैग्नीज अलग हो जाता है और उसके साथ Al2O3 अलग हो जाता है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, देखिए ये बैलेंस हो गई होगी आपकी, ठीक है ना। ऐसे ही अपचयन के लिए एक प्रक्रिया और प्रयोग होती है, जिस प्रक्रिया को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम नाम देते हैं, इस टॉपिक को नाम, इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है थर्माइट प्रक्रम। थर्माइट प्रक्रम, थर्माइट प्रक्रम क्या कहते हैं, कि जो Fe2O3 है, ठीक है ना, जो हेमेटाइट है आपका Fe2O3, इसकी यानी Fe2O3 की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया, एल्यूमिनियम चूर्ण से जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं, इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्माइट अभिक्रिया। यानी एल्यूमिनियम चूर्ण और Fe2O3 की जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को नाम देते हैं थर्माइट अभिक्रिया। ठीक है ना। इसका काम कहां पर होता है, कि रेलवे लाइनों को जोड़ने में, जो रेलवे लाइन है उनको जोड़ने में, रेलवे लाइन को जोड़ने में, इसका पहला ये जो प्रक्रम है, इसका यूज कहां पर होता है, रेलवे लाइनों को जोड़ने में। ठीक है ना। मशीन के जो पुर्जे होते हैं, हम इसको कह सकते हैं मशीनी, जो मशीनी पुर्जे हैं में आए जो गैप, मशीनी पुर्जों में आए गैप को भरने में, जो अंतराल आ जाता है उसको भरने में, गैप को भरने में। अब इसमें हम करते क्या है, देखिए मैं इसको आपको बताता हूं, कि जो Fe2O3 है, Fe2O3, इसकी क्रिया हम कराते हैं एल्यूमिनियम से, तो विस्थापन अभिक्रिया लगती है। देखिए एल्यूमिनियम ज्यादा सक्रिय है, आयरन कम सक्रिय है, तो एल्यूमिनियम किसको विस्थापित कर देगा, आयरन को। तो हमारा क्या बन जाएगा, Al2O3, और आपका बाहर क्या हो गया, आयरन बाहर हो गया, Fe, क्या बाहर हो गया, Fe प्लस बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यानी ताप ऊर्जा निकलती है। अब इसको समझिए आप, कि हमने Fe2O3 की क्रिया एल्यूमिनियम से कराई, आपका लोहा अलग हो गया और बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, तो ये जो ऊष्मा निकली से लोहा क्या होता है, पिघल जाता है, और जब ये लोहा पिघलता है तो इसको रेलवे लाइन को जोड़ने में वहां डाल दिया जाता है। जब ठंडा होता है तो जोड़ देता है। मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनमें जब गैप आता है तो उसको जोड़ने के काम आता है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, धातु प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पर भी धातु प्राप्त हो गई, यहाँ मैग्नीज धातु प्राप्त हो गई, यहाँ जिंक धातु। लेकिन ये धातुएं क्या होती हैं, अशुद्ध होती हैं। इसके बाद इनका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।